जो खुश नहीं रहना चाहते, जो खुश नहीं रहना चाहते, उन्हें कोई खुश नहीं रख सकता है। और जिन्होंने खुश रहने का हुनर सीख लिया है, उन्हें खुश रहने से कोई रोक भी नहीं सकता है। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग में प्रोड्यूस वेव की स्पीड का फार्मूला कैलकुलेट किया था। कुछ क्वेश्चंस भी उस पर किए थे। तो आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो जल्दी से आ जाइए और कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो वेव स्ट्रिंग का फार्मूला लास्ट वीडियो में यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है? V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी अपॉन म्यू, जहां T टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू स्ट्रिंग की पर यूनिट लेंथ का मास है। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था कुछ। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ 3 मीटर है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग में 30 kg ब्लॉक है। स्ट्रिंग के लिए जो मास पर यूनिट लेंथ यानी जो म्यू है वो 0.3 ग्राम पर मीटर, ठीक। यहां 3 ग्राम पर मीटर ले लेते हैं। जो इस पर यूनिट लेंथ मास है वो हमने कह दिया 3 ग्राम पर मीटर। स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं, हमने कहा AB, स्ट्रिंग का नाम दे दिया। अब ये बोला गया कि स्ट्रिंग के ए एंड पे, ए सिरे पर एक वेव प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है। और वो वेव बी सिरे पर आने में कितना समय लेगी, ए से बी तक आने में कितना समय लेगी। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है? 3 मीटर, ठीक है। अब यदि हमें डिस्टेंस पता है कि वेव को कितनी चलनी है, यदि वेव की स्पीड पता चल जाए तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। और स्पीड का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी अपॉन म्यू, म्यू भी गिवन है। अब चेक करना है कि क्या टेंशन यहाँ यूनिफॉर्म रहेगा या वेरी करेगा। तो देखो, जो आपका ये ब्लॉक दिया है 30 kg है, तो इसके द्वारा जो टेंशन प्रोड्यूस होगा बी पर, उसके कंपैरिजन में ये 3 मीटर लेंथ है इस स्ट्रिंग की, और पर मीटर लेंथ का मास कितना? 3 ग्राम। तो क्या इस स्ट्रिंग का मास जो इससे हैंग्ड ब्लॉक है उसके कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट मान लें? तो नेग्लिजिबल मान लेंगे तो हम कह सकते हैं कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन वही होगा जो स्ट्रिंग के बी एंड पे होगा, जहां से ब्लॉक अटैच है। तो अब हम क्या करें, ये यहाँ पे टेंशन हम सपोज कर रहे हैं T है, तो यहाँ पे ब्लॉक का जो वेट होगा mg यानी 30 इंटू जी, ये एक्शन में होगा। क्या हम इसको इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अब आप क्या करें, यहाँ पर T इज इक्वल टू mg, सिग्मा F इज इक्वल टू 0 या F नेट इज इक्वल टू 0 फार्मूला यूज करें कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या? 0, क्योंकि इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है ब्लॉक का। स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस की गई वो यहां तक आ रही है। तो क्या हम कहते हैं T इज इक्वल टू 30 इंटू जी, जी की वैल्यू हम 10 रख रहे हैं। तो क्या टेंशन मिल गया आपको? 300 न्यूटन। टेंशन हमें मिल गया 300 न्यूटन और म्यू गिवन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्पीड मिल गई v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 300 अपॉन म्यू कितना गिवन है? 3, यानी स्पीड हमें मिल गई कितनी आपका? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड मिल गई। और वेव जो ए पर प्रोड्यूस हुई है, कहाँ जाना है? बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लगा देते हैं फार्मूला। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया? डिस्टेंस यानी 3 मीटर, स्पीड यानी 10। तो 3 अपॉन 10 सेकेंड में जो वेव ए पर प्रोड्यूस है वो बी पर पहुंच जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपका, तब नोट कर लीजिए। हम डायग्राम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। ये एक पुली यहाँ है, लगी हुई है। पुली से एक स्ट्रिंग गई है और इस स्ट्रिंग से एक ब्लॉक हैंग किया गया है 20 kg का।
और जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ 20 मीटर है। स्ट्रिंग का जो वेट है वो हमने कहा 10 ग्राम, या ऐसे ले लेते हैं 1 ग्राम पर मीटर है। स्ट्रिंग का नाम ले देते हैं RS यहां तक। तो इस R पर कोई एक वेव प्रोड्यूस की गई है और S तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है। R सिरे पर वेव प्रोड्यूस की गई है तो वो S पर पहुंचेगी, ऐसा होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ट्राई करिए जल्दी से। क्या हम टेंशन यूनिफॉर्म ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखो जो पर यूनिट लेंथ मास दे रखा है वो जो वेट है उसके कंपैरिजन में तो हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ठीक है, 20 ग्राम हुआ ना 20 मीटर का, और वेट कितना है 20 kg। तो 20 kg के कंपैरिजन में 20 ग्राम नेग्लिजिबल कर ले। तो क्या टेंशन यूनिफॉर्म ले सकते हैं पूरी स्ट्रिंग में? तो जितना टेंशन यहाँ उतना टेंशन यहाँ पर होगा स्ट्रिंग में। तो क्या यहां से हम क्या करें, यहाँ पे कितना लग रहा होगा mg यानी 20 इंटू जी। तो यहां से क्या करें, नेट फोर्स 0 कर ले, इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू मिल गया आपका कितना 20 इंटू जी। जी की वैल्यू 10 रख लें तो क्या T मिल गया 200 न्यूटन। T मिल गया तो क्या फिर से फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T अपॉन म्यू। T कितना है आपका 200, म्यू कितना है 1। तो क्या स्पीड मिल गई हमें? स्पीड कितनी मिल गई इस केस के लिए? स्पीड मिल गई स्क्वायर रूट 200 अपॉन 1। तो क्या ये मिल गया आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड। कितनी लेंथ है 20 मीटर। टाइम कितना लगेगा, फार्मूला लगा दीजिए। टाइम कितना लगेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 मीटर। तो इस केस के लिए यानी R पर जो प्रोड्यूस हुई है वेव वो S पर पहुंच जाएगी कितने समय में, T इज इक्वल टू कितना आपका डिस्टेंस यानी 20 अपॉन स्पीड यानी 10√2। तो ये कितना आ गया आपका √2 सेकेंड। चेक कर लीजिएगा, √2 सेकेंड। सही है, सही है, नोट कर लीजिए। अभी तक तो जो ये 2 क्वेश्चन दिए इसमें हमने टेंशन यूनिफॉर्म ले लिया। अब ये क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें टेंशन वेरिएबल है। मान लीजिए वेरिएबल टेंशन वाला कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें हम कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू क्या आपका है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें टेंशन वेरिएबल, ठीक है। तो आज मैथ का टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छा हुआ होगा। समोसे भी खाए होंगे। अच्छा, समोसे नहीं खाए? चलिए मन के आंखों से देखिए, सोचिए, किडनी लगा के। और अगला क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, कौन गुनगुना रहा है? तू तारा, ठीक, आवाज आ रही है यहाँ तक। चलिए भाई, ये हमने सपोज कर लिया कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग की लेंथ हमने कैपिटल L ले ली है। अच्छा, छैया गुनगुना रहे हो आज, ठीक है, कोई बात नहीं, गुनगुनाते रहिए, गुनगुनाते रहिए भाई। नींद नहीं आनी चाहिए आज, लंबी क्लास है आज। तो L लेंथ है और हमने सपोज कर लिया कि इस स्ट्रिंग का मास M। नाम भी दे देते हैं, नाम इसको हम PQ देते हैं, PQ। अब इस स्ट्रिंग में Q सिरे पर एक वेव प्रोड्यूस की गई और Q पर प्रोड्यूस की गई तो ये P की तरफ जा रही है। कितना समय लगेगा जब Q पर प्रोड्यूस की गई वेव P तक पहुंच जाएगी?
तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम Q पर निकाले टेंशन, Q पॉइंट की बात करें तो टेंशन एट पॉइंट Q क्या हम 0 ले लें? क्यों? क्योंकि Q के नीचे तो कोई मास ही नहीं है ना, तो टेंशन क्यों लगेगा Q पर? अब हम मान लीजिए P की बात करें तो क्या TP पर कहें टेंशन एट P, तो क्या P पर तो इस स्ट्रिंग का सारा वेट एक्शन में होगा, तो P पर तो टेंशन कितना हो जाएगा आपका mg, m मास ऑफ द स्ट्रिंग, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हम कह सकते हैं कि बीच में यानी यहाँ 0 टेंशन था, यहाँ मैक्सिमम हो गया, और mg यानी mg जो है वो कितना है? मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है, होल मास होल वेट P पॉइंट पर इस स्ट्रिंग का एक्शन में होगा। तो अब इसका मतलब 0 से mg तक बढ़ा, तो जब हम Q से P की तरफ जा रहे होंगे तो क्या टेंशन वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे लगाएंगे? तो सपोज कर लेते हैं कहीं पर हमने ये डायरेक्शन y ले लें ऊपर की तरफ, तो हम सपोज कर लें कि कहीं y डिस्टेंस पर Q से y डिस्टेंस पर हमने मान लिया कोई पॉइंट एक C ले लिया, C पॉइंट। तो अब हम इस C पॉइंट पर टेंशन चाहिए। C पॉइंट पर टेंशन अगर पता चल जाए तो एक नेचर मिल जाएगी टेंशन कैसे वेरी हो रहा है विद डिस्टेंस। अब देखो L लेंथ है, M मास है, यानी L लेंथ का मास कितना है? M, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? M अपॉन L, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह में इस तरीके से करना बताया है सॉल्व, ठीक है। तो क्या हम कहें L लेंथ का मास M है, यूनिट लेंथ का मास कितना? M अपॉन L हो जाएगा। हमने टेंशन कहाँ निकाला है? C पॉइंट पर। C पॉइंट की डिस्टेंस Q पॉइंट से कितनी है? Y। तो क्या Y लेंथ का मास मिल गया हमें? Y लेंथ का मास हो गया M अपॉन L इंटू Y। तो क्या C पर टेंशन मिल गया, मास मिल गया? तो यहाँ पे क्या होगा? टेंशन ऊपर लग रहा होगा, और जो इस पार्ट का मास होगा उसका वेट क्या है? नीचे लग रहा होगा। तो क्या हमें मिल गया टेंशन C पर? क्या लिख दें? TC इज इक्वल टू मास इंटू G, यानी M अपॉन L इंटू Y इंटू G। C पॉइंट पे टेंशन मिल गया। तो क्या C पॉइंट पर वेलोसिटी अगर हम v कह दें, C पॉइंट पर वेलोसिटी v कह दें, तो क्या हम लिख सकते हैं? यानी मैग्नीट्यूड बोलते हैं क्योंकि डायरेक्शन नहीं बता रहे, हालांकि वेव तो ऊपर जा रही है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है, इसलिए मैं कभी स्पीड या कभी वेलोसिटी बोल दूं तो टेंशन नहीं लेना। तो क्या करें? आपका स्पीड निकालने C पॉइंट पर, तो ये क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट C पॉइंट पे टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ यानी M अपॉन L। तो क्या यहां से हम रख दें? TC की वैल्यू रख दें M अपॉन L इंटू Y इंटू G अपॉन M अपॉन L। तो क्या वेलोसिटी मिल गई? स्क्वायर रूट Y इंटू G। आपको दिख गया कि डिस्टेंस जैसे जैसे Q से बढ़ेगी P की तरफ जाने पर टेंशन बढ़ेगा। यहां दिख रहा है C पॉइंट के फार्मूले से टेंशन बढ़ेगा, तो क्या देखो आपका टेंशन के प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्पीड v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट t। तो क्या देखो वेलोसिटी भी बढ़ेगी जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। अब Q से P तक पहुंचने में हमें तो टाइम चाहिए ना, तो वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया, वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। ये नोट कर लिया होगा, मिटाल दे इधर का, बताइए मिटाल दे, यस आर नो? ठीक है, मिटा देंगे। अब देखिएगा वेलोसिटी का फार्मूला यानी स्पीड हमें मिल गई है, मैग्नीट्यूड में बोलेंगे तो स्पीड, तो v इज इक्वल टू मिला है स्क्वायर रूट y इंटू जी। तो क्या v को लिख सकते हैं dy अपॉन dt, y डायरेक्शन में जा रहा है, x में हम लेते हैं तो dx अपॉन dt कह देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिंबल में कुछ नहीं रखा।
तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, क्या ये कर रहे हैं आपका y की पावर हाफ इंटू g की पावर हाफ, ऐसे लिखे ले रहे हैं। हमें तो टाइम चाहिए, क्या उम्मीद है टाइम मिल जाएगा? मैथ में वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा है आपने, तो क्या करें, y वाले सारे एक तरफ बाकी एक तरफ, तो y वाले एक तरफ ले रहे हैं, dy अपॉन y की पावर हाफ इज इक्वल टू g की पावर हाफ इंटू dt। टाइम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल कर दें इसका, जब टाइम 0 यानी q पर है तो डिस्टेंस भी 0, जब टाइम t हो गया कहां पहुंच गए, p पर पहुंच गए, डिस्टेंस कितनी हो गई l, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाए, तो क्या ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा y की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू g की पावर हाफ इंटू t। इधर लिमिट चल जाएगी 0 से l, इधर लिमिट चल गई 0 से t। वैल्यू रख के बताइए जल्दी से, वैल्यू रखिए और हमें बताइए टाइम की वैल्यू क्या आई, जल्दी से बताइए, फिर हमें एक गाना सुनाते हैं आपको। क्या है t की वैल्यू? ठीक है, दिल ने कहा है दिल से डॉट डॉट डॉट, ये डॉट आप भरेंगे, दिल ने ये कहा है दिल से टाइम कितना आ गया है फिर से, बताइए जल्दी से। t इज इक्वल टू बोलिए, कमेंट में लिखिए जल्दी से, देख रहे हैं किसने लिखा। t इज इक्वल टू क्या आ गया इसमें, सॉल्व करिए, 2 स्क्वायर रूट l अपॉन g, यस और नो। जो लोग सॉल्व कर लिए हैं कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यस और नो लिख के बताइए, लिखिए भाई बताइए। जो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वेव के संबंध में, इनको आपको तैयार रखना है, आगे तक काम आते रहेंगे आपको। तो जो भी फार्मूले मिले उनसे कह देना, तुमको ना भूल पाएंगे, ठीक है। जब भी उस डब्बे को देखना, क्या कहना, डब्बे को देखने पे क्या होगा, होना चाहिए आपको कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया होगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल एकदम धुआंधार, ठीक है, धुआंधार टॉपिक है और इसको बिल्कुल धाय धाय कर दी जाएगी, ठीक है। टॉपिक की ढाका टिकी कर देनी है, समझ लेना अच्छी तरीके से, कभी नहीं बोलना है। तो हेडिंग लगाइएगा आपका वेव एनर्जी, वेव एनर्जी, वेव एनर्जी, ठीक है। वेव एक प्रकार से स्ट्रिंग है, आपकी याद होगा ना, स्ट्रिंग को एक सिरा स्ट्रिंग का पोल से टाई कर देते हैं और दूसरे सिरे पे हम क्या करते हैं, छैया छैया करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, जग देते हैं और वहां से क्या है आपका एक वेव प्रोड्यूस होती है, यानी एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और वो डिस्टरबेंस कहाँ जाता है, जो सिरा में जो सिरा टाई है पोल में उधर जाता है डिस्टरबेंस, इस तरीके से आपका, ठीक है। ये रुका नहीं आपका, जो कभी ऊपर गया है पार्ट स्ट्रिंग का वो फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये तो हम जो वेव दिखा रहे हैं आपका, इस तरीके से देखो, दिखा दें आपको, ठीक है। ये आपका क्या है, इस तरीके से वेव जाती हुई दिखेगी आपको। तो ये आपका क्या है, ये ऊपर सिरा है, फिर ये नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी इस तरीके से कुछ सारे पार्टिकल अपनी मस्ती में मस्त होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये वाला पार्टिकल यहाँ, ठीक है, दो ही हाथ है इसलिए दो ही दिखा पाएंगे मूवमेंट के साथ। ये पार्टिकल देखो दीजिएगा, ये पार्टिकल इसके पड़ोसी, ये पार्टिकल सब इस तरीके से क्या कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है, कोई भी पार्टिकल यहाँ ले लें, कहीं भी ले लेते हैं, जैसे ये पार्टिकल यहाँ ले लिया हमने, कोई पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल यहाँ ले लिया,
ये पार्टिकल ले लिया, तो ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे अबाउट दियर मीन पोजीशन। सारे पार्टिकल, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे हमने कहा इसका नाम दे दिया, ये प्रमोद हो गए, ये दिनेश हो गए, राकेश हो गए, कुछ भी कह लीजिए पार्टिकल का नाम। तो ये क्या कर रहे हैं, आपका अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। वेव कहां जा रही है, आगे की तरफ। वेव जो प्रोड्यूस हुई है वो कहां जा रही है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। देखिएगा आपका ये अभी यहां पर है, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ मीन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से सारे पार्टिकल क्या करेंगे, एसएचएम में होंगे अबाउट दियर मीन पोजीशन। अब देखो, जब भी वेव मोशन में होती है तो पार्टिकल क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं अबाउट दियर मीन पोजीशन। और पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला हम आपको सिखा चुके हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला क्या था आपका, वीपी इज इक्वल टू आया था, याद आ रहा होगा। वीपी क्या था आपका, वीपी था आपका डेवर वाई अपॉन डेवर टी। और ये वेव कैसी होती है, प्रोग्रेसिव वेव है। कैसी वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है। और प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनिशियल फेज हमने 0 ले लिया है, ठीक है। तो क्या यहां अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो देखो साइन का कॉस हो जाएगा और टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यानी वीपी जो मिल जाएगा, यहां से देखिएगा वीपी मिल जाएगा ओमेगा ए, और आपको क्या मिला, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। वीपी का फार्मूला ये मिला आपका। वेव जो प्रोपोगेट हो रही है, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसका फार्मूला मिल गया आपको, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट से अगर हम लिखें तो पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी होती है वो हम लिखते हैं वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड है। अब देखो, अगर y की वैल्यू ये रख दी जाए यहां पर, देख लेना, हम लिख नहीं रहे, आप समझिएगा ध्यान से। y की ये वैल्यू यहां फिट कर दी जाए तो क्या हमें देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स दिखेगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक नोट कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या ये आ जाएगा ओमेगा ए, और स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या ये फार्मूला भी यही तो बन गया। कहने का मतलब क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपका कि वेव में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी लिखते हैं हम, वो सिंपल हार्मोनिक कॉन्सेप्ट लगा करके भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव की पार्टिकल इस फार्मूले से लिखी जाती है। तो क्या जब वेव प्रोपोगेट हो रही है तो पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन भी हम सिंपल हार्मोनिक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है पार्टिकल का, एक्सेलरेशन दिया जाता है ए पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। क्योंकि देखो इस वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर दें, देखो यही देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ओमेगा फिर से बाहर आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाला टर्म हो जाएगा। तो ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर से क्या वाई लिख सकते हैं, एक माइनस आ गया और ओमेगा स्क्वायर, तो वही तो ये लिखा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक कॉन्सेप्ट से भी हम दे सकते हैं। लेकिन क्या जो हमने हेडिंग लगाई है वेव एनर्जी, ये वेव एनर्जी भी हम सिंपल हार्मोनिक कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है।
और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ड्यूरिंग मोशन किसी भी पॉइंट पर, एसएचएम की बात करें, ड्यूरिंग मोशन किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ग्राफ बना के दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा इस तरीके से, आपको याद आ जाएगा, शायद पढ़ा होगा। चलिए भाई, चलते रहिए, चल चला चल, चल चमेली बाग में। नहीं भाई, कहीं नहीं जाना है, क्लास में ही रहना है, क्लास में ही रहना है। तो अब देखते हैं आपका, देखिएगा आपका ये हमने कहा एनर्जी है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हमने कहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर इतना है, इसको प्लस ए कह देंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कह देंगे माइनस ए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है, मीन पोजीशन पर, यानी ये काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम है, मीन पोजीशन पर। एसएचएम की बात कर रहे हैं, एसएचएम। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया। एसएचएम की बात कर रहे हैं, अभी वेव का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या ड्यूरिंग मोशन कहीं पर भी देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है एसएचएम में। तो वेव में जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हमें सही मिलते हैं जब हम वेव कॉन्सेप्ट से लिखते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिख देते हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन क्या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी है उस कॉन्सेप्ट को हम वेव एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं? सोचो, बताओ, यस आर नो, यस आर नो, सोचिए, बताइए, बताइए भाई। अविरल, अभय शुक्ला, बताइए भाई। ठीक है, चलिए, नहीं दे सकते हैं, हमने बता दिया आपको क्यों नहीं दे सकते हैं। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो पार्टिकल एसएचएम में कर रहा था, सिंगल पार्टिकल है, उसकी बात हो रही है। अब देखो वेव में तो एक पार्टिकल है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे कर रहा है, ये अपनी कर रहा है, इसके आगे वाले कर रहे हैं, इसके पीछे वाले, तो यानी सभी पड़ोसी अपने आप में डांस में मस्त हैं। तो क्या टोटल एनर्जी जो होगी वो एक पार्टिकल की एनर्जी से डिसाइड नहीं होगी? तो यानी वेव एनर्जी जो है वो हम एसएचएम कॉन्सेप्ट से प्रोवाइड नहीं करेंगे या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो वेव की एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है। अभी फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे वहां से कि जो वेव एनर्जी आएगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, किसी पॉइंट पे वेरिएबल होगी, टाइम पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। और साथ ही साथ में देखो यहां पर एसएचएम में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जहां मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम है। लेकिन वेव में क्या होगा, सोचिए क्या होगा, सोचिए, वेव में क्या होगा, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहीं पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। कैसे, अभी इसका फार्मूला डिराइव करते हैं, वहीं से बताते हैं। तो वेव कॉन्सेप्ट में, वेव एनर्जी में एसएचएम का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बहुत सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम में, और यहां तो एनर्जी ही ट्रेवल हो रही है ना। वेव क्या है आपका, एनर्जी का प्रोपोगेशन ही तो है। तो अब हम क्या करते हैं, वेव एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, लंबी सी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, नींद नहीं आनी चाहिए, जगते रहना है और दिल लगी के साथ पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से दिल लगी कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट को छोड़ोगे, कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ेंगे अगर कॉन्सेप्ट से दिल लगी है। तो शुरू करते हैं आपका कि वेव एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, डायग्राम बना लिया,
फिर से वही एक डायग्राम बना लीजिए, फिर से डायग्राम बना लीजिए आप जो वेव के लिए बनाया था। स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वही डायग्राम ड्रा कीजिए, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट डायग्राम ड्रा कीजिए। कैसे बनाएंगे? एक साथ ही दोनों बना लेते हैं। एक हम तब बनाने जा रहे हैं डायग्राम, एक डायग्राम हम तब बनाएंगे जब स्ट्रिंग क्या है आपका वेव स्ट्रिंग में प्रोड्यूस नहीं हुई है, यानी स्ट्रिंग सिर्फ बंधी हुई है और हम यहाँ पकड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। आदेश अभी नहीं मिला है उसको पल्स प्रोड्यूस करने का। जैसे ही क्या है आप लोग आदेश करेंगे तुरंत ही हम उसमें पल्स प्रोड्यूस कर देंगे, और वो पल्स आपको मन की आंखों से यहाँ दिख रही होगी, देखो जा रही पल्स, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, छैया 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 छैया, ठीक है, जा रही पल्स। तो ये पल्स गई, तो पल्स आपका क्या है, जो पार्टिकल है यहाँ पे ये इस तरीके से आपका क्या है, ये यहाँ वाले पार्टिकल क्या है ऊपर गए, फिर मीन पोजीशन में आए, फिर नीचे गए, ऐसे ही हर जगह के पार्टिकल क्या है इस तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं। तो वो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो जब पल्स जनरेट नहीं हुई थी उसको नीचे बना रहे हैं, और जब पल्स जनरेट हो गई है तो वो डायग्राम ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले पल्स वाला बना लेते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं। ये पल्स जनरेट हुई यानी डिस्टरबेंस जनरेट हुआ और ये वेव जा रही है, ठीक है, जाने। और ये तब आपकी स्ट्रिंग है जब इसमें पल्स जनरेट नहीं हुई, ठीक है, पल्स जनरेट नहीं हुई। यहां कोई ले लेते हैं पॉइंट, जैसे हमने कहा कि ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, बी पॉइंट, एम पॉइंट, कुछ भी ले लो आपका, मान लेते हैं इसको क्या कर रहे हैं, एम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हमने एन पॉइंट ले लिया है। अब देखो ये हमने यहां से एक डॉटेड लाइन खींच लीजिए, ये स्ट्रिंग की लेंथ हमने ले ली है dx, स्ट्रिंग की लेंथ ले ली है हमने dx, ठीक है। जब स्ट्रिंग में पल्स नहीं प्रोड्यूस हुई थी तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की dx, ये कैसी है, ये कैसी है, अनस्ट्रेच्ड है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे कर लेते हैं, चलिए पॉइंट पहला ले लीजिए, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी यहाँ पे लेते हैं, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपका, जब जो बताया था कि जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगी, उसमें काम कर लेंगे, ठीक है, पढ़ा रहेंगे इसको। हमने कहा कि यहाँ पर एक ले लेते हैं इस तरीके से, आपका एक पार्ट ले लिया स्ट्रिंग का, और ये लेंथ हमने dx सपोज कर ली, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अभी आएंगे यहाँ पर, ठीक है, आगे आएंगे। ये dx है, ये क्या है आपका, ये स्ट्रिंग तब है जब अनस्ट्रेच्ड है, यानी पल्स नहीं जनरेट है, और इसमें जब पल्स जनरेट हो गई स्ट्रिंग में वो कंडीशन है। अब यहाँ पर पॉइंट हमने कहा मान लेते हैं, हम ले लेते हैं p पॉइंट, ठीक है, नाम दे दिया हमने p पॉइंट। तो देखो जब स्ट्रिंग में वेव नहीं प्रोड्यूस हुई थी तो ये पार्ट जो dx है स्ट्रिंग का, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं था, कोई खिंचाव नहीं था। लेकिन जब पल्स जनरेट हो गई इस तरीके से है, तो देखो यहाँ पर जब ये यही पार्ट तो यहाँ पहुंचा है, तो इस पार्ट में क्या हुआ है आपका, इलॉन्गेशन हो गया है, इस पार्ट में क्या हुआ है, इलॉन्गेशन हो गया, यानी ये पार्ट क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया है। और जब भी स्ट्रेच होता है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन जो होगा वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। जो वर्क डन होगा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वही क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो क्या करें, देखो हम मान लें कि ये जो लेंथ थी अनस्ट्रेच्ड वो कितनी है, dx, और ये जो लेंथ है आपकी, ये हम कह रहे हैं जो p पॉइंट के अबाउट है, ये लेंथ हम कह दे रहे हैं हो गई है dl। रस्सी का यही पार्ट है, रस्सी का पार्ट वही है, इसीलिए हमने लाइनिंग खींच रखी है, वही पार्ट है, लेकिन यहाँ स्ट्रेच्ड है और ये अनस्ट्रेच्ड था जब वेव नहीं थी। अब ये जो स्ट्रेच्ड पार्ट है इसकी हम लेंथ ले लेते हैं dl, ये dl लिया। तो क्या देखो ये जब स्ट्रेच कंडीशन में आया तो कुछ dx पार्ट ऊपर भी गया, इसको कुछ ऐसा बना ले, देखो ये है dx हमारा, ठीक है, ये क्या है dx है, दिख रहा होगा शायद dx,
और स्ट्रेच पोजीशन में तो क्या है, ये है हमारा dl, और ये कुछ ऊपर गया होगा, कितना ऊपर गया हमने मान लिया dy, ये y डायरेक्शन है तो हमने कह दिया कितना ऊपर गया dy। दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा, ठीक है। और बड़ा कर दें, और बड़ा कर देते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। देखो ये क्या है, ये dx पार्ट है, थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर रहे हैं, इसको हम इनलार्ज कर दे रहे हैं, तो इनलार्ज करते हैं, यहां बनाए देते हैं। ये है dx, ये है dl, और ये कुछ ऊपर गया है ना dx से, जब स्ट्रेच हुआ है तो ये है dy ऊपर गया है, तो क्या हम कह सकते हैं dl इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का रूट। जब वेव प्रोड्यूस हुई, dx पार्ट जो ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये कहां पहुंच गया है, अब ऐसे पहुंचा है, तो क्या ये कुछ ऊपर उठा, जितना ऊपर उठा उसी को हमने dy मान लिया है, क्योंकि ये डायरेक्शन y है, ठीक है। बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। क्या अब देखो, जब स्ट्रेच हुई है स्ट्रिंग, यहां dx थी, अब ये क्या है dl है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना इलॉन्गेशन हो गया, हम ऐसे कहते हैं स्ट्रिंग में, तो इलॉन्गेशन कितना हो जाएगा, कितनी स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू स्ट्रेचिंग कितना हो जाएगा, dl माइनस dx, dl माइनस dx। और ये स्ट्रेचिंग होगी क्यों, किसके कारण हो रही है, कि टेंशन के कारण। तो क्या स्ट्रेचिंग में कितना वर्क किया गया होगा, ये हम बता सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कह सकते हैं F डॉट dx होता था। तो क्या वर्क डन जो होगा, और अभी हमने बोला था कि जो वर्क डन होगा, ये जो इलॉन्गेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, इसमें जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो क्या वर्क डन हमें मिल जाएगा, वर्क डन लिख दें, वर्क डन dw लिखें, तो यही क्या होगा आपका, यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और ये होगा कितना, F डॉट dx होता था। तो टेंशन के अलॉन्ग ही तो स्ट्रेचिंग हुई है, तो F डॉट dx सिंपली F dx कह सकते हैं, यानी T डॉट dl माइनस dx, स्ट्रेचिंग कितनी हुई है, dl माइनस dx। तो क्या dw जो है ये हो गया T dl माइनस dx। नोट कर लीजिएगा, डायग्राम हटाना पड़ेगा, नोट करिए जल्दी से। डायग्राम थोड़ा सा हटा रही है पार्ट, इतना दोबारा बना देंगे। वर्क डन कितना हो गया हमको, चलिए पूरा हटा देते हैं, दोबारा बना देते हैं, ठीक है। वर्क डन हमें मिल गया dw इज इक्वल टू t और कितना dl माइनस dx, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब देखो dl कितना है, dl कितना है, रखिए dl की वैल्यू, रखिए dl की वैल्यू जब हम रखेंगे तो dl की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो रख दीजिए, कहाँ थी, ये है dl की वैल्यू, देखो ये dl की वैल्यू है। तो क्या हम dl की वैल्यू रखेंगे तो ये du इज इक्वल टू हो जाएगा t, और बिग ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, ये हो गया आपका dx स्क्वायर रूट में स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस का dx, सही है। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखे, देखो t, यहां से dx स्क्वायर कॉमन ले लें, dx स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहां 1 बचेगा, dx बाहर आएगा, और बाहर से इस वाले पार्ट से और यहां से dx निकाल के बिग ब्रैकेट के बाहर कर लें, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया dx, बिग ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लिख दें, -1, ठीक है। अब देखो, क्या कभी बायनोमियल पढ़ा, कभी ये फार्मूला पढ़ा है, 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x मच मोर लेस, 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज मच मोर लेस। तो यहां पर देखो
जो एलिमेंट है वो जो ऊपर गया है बहुत कम गया है, ठीक है, और एलिमेंट भी बहुत छोटा है, तो क्या dy अपॉन dx स्मॉल होगा? तो इसको हम x की तरह ट्रीट करें, dy अपॉन dx को हम x की तरह ट्रीट करें, इस पूरे टर्म को dy अपॉन dx का जो स्क्वायर है इसको हम क्या करें x की तरह ट्रीट कर लें, तो क्या ये आपको दिख रहा है 1 प्लस x की पावर हाफ, 1 प्लस x की पावर हाफ दिख रहा है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला ये वाला लगा करके। क्यों लगा देते हैं? जब x छोटा होता है तो हायर पावर वाली टर्म और छोटी होंगी, उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बायनोमियल में आपका है, देखिएगा। तो t dx, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। समझ लीजिए, टाइम दे रहे हैं आपको, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, आराम से देख लीजिए। देख लिया होगा, फिर से यहां से देख लीजिए। आपका यहां से dx स्क्वायर कॉमन लिया था, बाहर आया dx, ये पूरा कॉमन ले लिया यहां बाहर, यहां 1 बचा, ये मिला आपको। फिर इस पूरे टर्म को x मान लें तो ये स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर हाफ। फिर ये बायनोमियल वाला फार्मूला लगा दिया, जब x बहुत छोटा होता है तो x का एक्सपेंशन होकर के 1 प्लस nx लिखते हैं, हायर पावर वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वही यहां पर हमने कर दिया। ये आपको दिख रहा है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपको लिख देते हैं। ये पावर क्या दिख रहा है आपको? हाफ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx, वही हो गया, माइनस जो ये 1 था, ये 1 से 1 मर गया, कितना बचा आपका? जो du बचा वो बचा t dx, और यहां बचा आपका बाई 2 कर ले, और ये बच गया आपका dy अपॉन d। तो कितना आ गया आपका? देखो बायनोमियल कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपके पास ये 1 से 1 मर गया, कितना बचा? t dx, ये हाफ, और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी जगह और बनाते हैं इधर। अब देखो, क्या y इज इक्वल टू कितना था आपका? y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। तो क्या dy अपॉन dx लिख सकते हैं? dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएट करो, वैल्यू निकालो और भरो इसमें, dy अपॉन dx निकालिए और इसमें फिट करिए, कितना मिल जाएगा आपका? देखो k बाहर आ गया ना यहाँ पे, यानी ये आ गया माइनस का k a, और साइन का क्या हो गया? cos ओमेगा t माइनस kx। तो अब देखो ये dy अपॉन dx यहाँ हम फिट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? एक काम और कर लेते हैं, टेंशन t को भी तो निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होती है वेव की स्ट्रिंग में? स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t अपॉन म्यू, यानी जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t अपॉन म्यू। तो क्या यहां से t मिल जाएगा? म्यू v स्क्वायर, t मिल जाएगा म्यू v स्क्वायर। तो t और dy अपॉन dx, t और dy अपॉन dx दोनों की वैल्यू du वाले फार्मूले में फिट कर देते हैं यहाँ पर। तो जब यहां फिट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा? du इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर, ये म्यू है, म्यू v स्क्वायर, और इस dx को हम यहां भेज दे रहे हैं, du अपॉन dx निकाल ले रहे हैं, म्यू v स्क्वायर अपॉन 2, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है? ये रखेंगे, माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर a स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। दिख रहा है यहां तक? शायद उम्मीद है दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है, दिख रहा है। अब ऊपर लिख रहे हैं यहां पर, देखिएगा यहां तक, यहां तक देखिएगा, ये है म्यू v स्क्वायर k स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx अपॉन 2। du अपॉन dx कर दिया। dx क्या थी? लेंथ थी उस पार्ट की जिसको हमने कंसीडर किया था, स्ट्रिंग के पार्ट की लेंथ है। तो du अपॉन dx का मतलब हो गया पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या देखो हमें मिल जाएगी यहां से, देखो
du अपॉन dx इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब देखो जो k है, k क्या होता है? k है प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर। तो k को क्या लिख सकते हैं आपका है, k जो है कहीं पर हम लोगों ने लिखा था वेव वेलोसिटी निकालते थे। अगर मान लो ये एक्सप्रेशन है वेव का, तो इसमें वेव वेलोसिटी निकालते थे। तो याद होगा आपको कि कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या कहलाती थी? वेव वेलोसिटी। तो क्या यहां से हम k इज इक्वल टू कह सकते हैं ओमेगा अपॉन v? k को क्या कह सकते हैं? ओमेगा अपॉन v। नोट करिए, तो k यहां पे जो k स्क्वायर है तो वो वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं। जब हम रखेंगे तो देखो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर मर जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? हटा दें, ठीक है, नोट कर लिया। तो यहां से हमारे पास बचेगा, यहां रखेंगे k स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर मर गया, तो ये बचा du अपॉन dx इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस सही से लिख दे, नहीं तो कांस्टेंट लिख लेते हैं आप लोग, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन 2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिल गया है। देखो क्या पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में आपको t और x दोनों दिख रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी टाइम और डिस्टेंस दोनों के साथ क्या होगी? वेरी करेगी। नोट करिए इतना फार्मूला जल्दी से, नोट करिए फार्मूला। मान लिया नोट हो गया, ठीक है। नींद नहीं आनी चाहिए भाई, ये अपने सवाब पे फार्मूला अपनी प्रगति की ओर बढ़ता हुआ, और आप लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है अभी तक की सारी बातें क्लियर रही होंगी। यस और नो? ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया पर यूनिट लेंथ। आप चाहें तो dx इधर ही रखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी उस पार्ट की बात कर लेंगे जो हमने dx पार्ट लिया है स्ट्रिंग का, उसकी बात हो जाएगी। हमने dx से डिवाइड कर दिया, मतलब पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इस dx लेंथ के जो पार्ट है उसकी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? उसकी dk कह दें तो क्या dk इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ मास ऑफ द स्ट्रिंग इनटू स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग इनटू स्पीड। स्पीड क्या होगी? dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, यानी dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। dx लेंथ जो है उसका मास अगर हम कह दें dm है, या ऐसे कहते हैं आपका dm क्या है आपका? अगर हम कह दें कि म्यू जो है वो यूनिट लेंथ का मास है, यूनिट लेंथ का मास है, तो क्या dx लेंथ का मास जो हो जाएगा वो म्यू इंटू dx हो जाएगा। dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? म्यू इंटू dx, और इसको हमने कह कितना रखा है यहाँ फार्मूले में? dm कह दिया है, ठीक है। तो dx पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी ये लिखी थी, तो मास ऑफ द dx पार्ट इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हम कह सकते हैं कि यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो dx लेंथ का मास म्यू dx हो जाएगा, जिसको dm कहा है। तो क्या dm की वैल्यू म्यू dx और dy अपॉन dt, y क्या है आपका? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x। तो क्या dy अपॉन dt का मतलब हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस x। तो ये दोनों वैल्यू यहां फिट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी? हाफ dm की वैल्यू म्यू dx dy अपॉन dt का होल स्क्वायर है, यानी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस x।
दिख रहा है सभी को? सभी लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है। अब देखो क्या हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल ली है, तो काइनेटिक एनर्जी भी पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो यानी dx ध्यान दिया है, dx को dt के नीचे ले आए, क्या ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ हो जाएगी? तो ये कितनी मिल जाएगी आपका म्यू, ठीक है, म्यू, देखो ऊपर वाले में म्यू स्क्वायर नहीं आना चाहिए ना, जो वेलोसिटी होती है, देखो यहाँ म्यू स्क्वायर आ गया है, शायद गलती हुई कहीं। v इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट टी अपान म्यू, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपान म्यू, तो t इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर होना चाहिए ना, म्यू v स्क्वायर। तो पिछले वाले फार्मूले में जरा सही करो, जहां पे t की वैल्यू रखी थी हम लोगों ने शायद म्यू स्क्वायर रख दिया था ना, म्यू स्क्वायर v स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर v स्क्वायर नहीं होगी, यहां से देखो क्या होगा आपका म्यू v स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर नहीं होगा म्यू होगा, म्यू स्क्वायर नहीं होगा म्यू होगा। करेक्ट कर लेना, बोल दिया करो अगर मिस्टेक हो रही है, वरना हम तो पहचान ही जाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन चिल्लाएगा कि ये गलती हो गई है। फिजिक्स की यही तो राज है, गलत कहीं आ रहा होगा तुरंत चिल्लाने लगता है, बस वो चिल्लाहट आपको सुनाई देनी चाहिए, और वो तब सुनाई देगी जब आप सीखेंगे। याद करने से नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ चिल्लाने लगा था, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट डिफर हो रहा था, और अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि वेव में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिमिलर मैनर में चलती हैं, जो एक जगह मैक्सिमम दूसरी भी उसी जगह मैक्सिमम। तो इसका मतलब एक का फार्मूला जो आ रहा है दूसरे का फार्मूला भी वैसा ही होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या मिला हमें? देखो म्यू dx बन यहाँ ले गए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स और अपान। क्या देखो दोनों के फार्मूले सिमिलर मिले? दोनों के फार्मूले सिमिलर है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के। क्या दोनों एक ही तरीके से बदल रही हैं? यस और नो? जल्दी से कमेंट करिए, देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही तरीके से बदल रही हैं। अब देखो ये हम दिखाएं कि पोटेंशियल जहां मैक्सिमम है काइनेटिक भी वही मैक्सिमम होगी, ये बात हम बता रहे हैं। टोटल एनर्जी आपको निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये क्या है? पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट लेंथ काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ जाएगी, और किसी पर्टिकुलर लेंथ की कहे तो उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी उस लेंथ की आ जाएगी। ठीक है, हमें तो वेव ये क्या मिली आपकी dx पार्ट की एनर्जी अगर है तो dx यहां चला जाएगा, यहां भी आ जाएगा। हमें ये पर यूनिट लेंथ, यहां भी पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल जब करेंगे तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी? देखो हाफ हाफ मिलकर के 1 हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि वेव की टोटल एनर्जी में आधा हिस्सा काइनेटिक का होता है और आधा हिस्सा पोटेंशियल का होता है। दिख रहा होगा यहां से, दिख रहा? यस और नो बताइए कमेंट करके। ठीक है, अब हम जस्टिफाई कराते हैं कि जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वहीं काइनेटिक ज्यादा। ये कैसे? तो देखिए डायग्राम बना के आपको जस्टिफाई करा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? तो जो पार्ट है स्ट्रिंग का वो मोशन में है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी। स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग आती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो स्ट्रिंग हम ये बना रहे हैं, ये बन गई स्ट्रिंग वेव, ये स्ट्रिंग वेव बन गई। ठीक है, हम बात कर ले यहां की। ठीक है, दिख रही होगी आपको। तो ये पार्ट स्ट्रिंग का, ये dx अगर हम कह दें तो देखो ये मान लो हमने कहा ये n पॉइंट ले लें, और यहां पर हमने कहा कि ये m पॉइंट ले ले, कोई भी नाम ले सकते हो, तो और अच्छे से बना ले, डॉट डॉट बना लीजिएगा। ये स्ट्रिंग तब है जब वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं, यानी वेव इसमें प्रोड्यूस नहीं है। तो देखो ये लेंथ हमने dx ली, ये लेंथ भी हमने dx ली,
तो ये पॉइंट देखो, यहाँ पर जो हमने नाम m दे दिया है, इस m पॉइंट पर देखो यहाँ dx है, तो क्या यहाँ dx से ज्यादा हो गई? यहाँ पर dx से ज्यादा लेंथ है, यानी स्ट्रेचिंग यहाँ मैक्सिमम है। स्ट्रेचिंग कितनी है? मैक्सिमम है। और यहाँ n पॉइंट में देखो ये dx है, ये भी dx होगी। स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं है, n पे क्या है? स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं है। अब n पर देखो क्या वेलोसिटी मिनिमम स्ट्रीम पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी मिनिमम, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। तो यहाँ वेलोसिटी मिनिमम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और यहाँ स्ट्रेचिंग नहीं है या मिनिमम है कह सकते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी। n पर स्ट्रेचिंग नेग्लिजिबल है या नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। और n पर एक्सट्रीम पॉइंट होने के कारण, वहां पर एक्सट्रीम पोजीशन होने के कारण वहां पर वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की? मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम। तो क्या n पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिनिमम है? m पर आ जाइए। m पर देखो, m कहां पर है? मीन पोजीशन में है, तो m पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और m पर देखो स्ट्रेचिंग भी मैक्सिमम है, स्ट्रेचिंग भी स्ट्रिंग में क्या है? मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। यानी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, किसी ने आपसे पूछ लिया कि कोई एक वेव है, उस वेव में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 900 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? कमेंट करके बताइए कितनी होगी, कमेंट करके बताइए। जितनी पोटेंशियल उतनी काइनेटिक, ठीक है, उतनी काइनेटिक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी चीजें आपको गहराई से एक्सप्लेन करेंगे और आपको फिजिक्स सिखा के ही दम लेंगे। गुड नाइट।